A very good afternoon to all of you, my students. आज हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं और जो यूनिट 1 में आपका पहला टॉपिक है वो है अचमेनियाई और मकदूनियाई आक्रमण और उसके प्रभाव, यानी अचमेनियन इन्वेजन्स एंड ग्रीक इन्वेजन्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स। तो आप ये देखिए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य ये पतन की ओर जा रहा था। मगध साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं, आपने 16 महाजनपदों के बारे में पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। तो मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था भारत का, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये पतन की ओर अग्रसर हो गया था। और स्थिति इस तरह की थी कि उस समय भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का बोलबाला था। भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था और ये जो स्वतंत्र राज्य थे ये आपस में संघर्षरत रहते थे, ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इनमें परस्पर एकता का अभाव था। हालांकि कुछ उत्तर पूर्व में कुछ छोटे छोटे राज्यों का समन्वय एक राज्य में होना आरंभ हो गया था, लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला था, जिसने स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना दिया था। और देखिए, इस दौरान अन्य देशों में भी काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसके भारत पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़े। आप ये जानते हो कि भारत के साथ विभिन्न यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं। जिस समय भारत में 16 महाजनपदों का विकास हो रहा था, उस समय ईरान में एक शासक था जिसका नाम था साइरस प्रथम, CYRUS, साइरस प्रथम। साइरस प्रथम ने ईरान में अचमेनियन वंश की स्थापना की थी। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अचमेनियन डायनेस्टी इन ईरान, वो था साइरस प्रथम। अब आप ये जानते हो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी स्थिति का लाभ उठाया ईरानियों ने। अचमेनियन शासकों ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया। ठीक है, यानी भारत की जो दुर्बल राजनीतिक स्थिति थी उसका लाभ उठाते हुए ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया। और एक इतिहासकार है, हालांकि वो यूनानी इतिहासकार है, स्ट्रैबो के अनुसार साइरस ने एक शक्तिशाली सेना जोटेशिया से भारत की ओर भेजकर, यानी ईरान से भारत की ओर भेजी, लेकिन रास्ते में उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो सेना नष्ट हो गई। और इससे साइरस की महत्वाकांक्षा को इतना आघात लगा कि उसने भारत विजय का अब स्वप्न लेना ही छोड़ दिया, ऐसा स्ट्राबो ने लिखा। लेकिन एक और अन्य इतिहासकार जिनका नाम था एरियन, ये भी यूनानी इतिहासकार था, उसने लिखा है कि साइरस की सेना ने भारत में सिंध में, सिंध देखिए उस समय आप आज भारत पाकिस्तान मत कीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान को एक लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो वो कहता है कि भारत में सिंध में उत्तर पश्चिमी भाग को के कुछ क्षेत्रों को या कुछ कबीलों को हराकर साइरस की सेना ने उन पर अधिकार कर लिया था। स्ट्राबो को तो कहना कि सेना वापस लौट गई थी, लेकिन आर्यन का ये मानना है कि सिंध के कुछ क्षेत्रों पर, सिंध में उत्तर पश्चिम के कुछ जो कबीले थे उनको पराजित करके उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था ईरानियों ने, अचमेनियाई शासक ने। और इस आक्रमण में उसकी जो सेना थी उसने काबुल के पश्चिम में स्थित कपीशा नामक एक नगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और काबुल की जो घाटी थी उसके अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया था।
तो देखिए स्ट्राबो और अरियन की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यता है। लेकिन 530 ईसा पूर्व में साइरस की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका पुत्र कैम्बिसस कैम्बिसस जो है ईरान का शासक बना, जिसने 530 से लेके 525 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब अपने शासनकाल के दौरान कैम्बिसस घरेलू झगड़ों में इतना ज़्यादा उलझा रहा कि उसने भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया या उसको अवसर नहीं मिला। उसके बाद एक और शासक आया जिसका नाम था कैम्बिसस द्वितीय, जिसने 525 से लेके 522 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसका शासनकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है डेरियस प्रथम। अब डेरियस प्रथम जो था वो कैम्बिसस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 522 ईसा पूर्व में ईरान की राजगद्दी पर बैठा और उसके भारत पर आक्रमणों के विषय में 3 प्रमुख अभिलेख हमें जानकारी देते हैं। एक तो बहिस्तान अभिलेख, एक पर्सपोलिस अभिलेख या पर्सपोलिस इंस्क्रिप्शन और एक नक्शी रुस्तम शिलालेख। इन 3 शिलालेखों से हमें डेरियस प्रथम के कृत्यों की जानकारी होती है और हमें पता लगता है कि उसने 516 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत पर पहला ईरानी आक्रमण कब हुआ था और किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में पहला आक्रमण किया था और इस आक्रमण में सिंध, गांधार और पंजाब पर अचमेनियों का अधिकार हो गया था। सिंध, गांधार और पंजाब ये सारे इलाके आज के समय में पाकिस्तान में हैं। शायद आपको ना पता हो कि पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है, हम उस पंजाब की बात कर रहे हैं। तो सिंध, गांधार और पंजाब पर ईरानियों का अधिकार हो गया था। पहला जो आक्रमण हुआ था वो डेरियस प्रथम ने, निश्चित आक्रमण। इससे पहले तो देखो स्ट्रैबो और अरियन में जो है विवाद है कि वास्तव में ये घटना हुई थी या नहीं, लेकिन ये जो है हमें शिलालेखीय जानकारी प्राप्त होती है कि ये सिंध, गांधार और पंजाब पर ईरानियों ने सबसे पहले अधिकार कर लिया था और इन प्रदेशों को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया। जो ईरानी साम्राज्य थे ना पूरे विश्व में, जो ईरान के अंदर और ईरान के आसपास के क्षेत्रों को, या जैसे भारत को जीता इन्होंने और जो क्षेत्र जीते, तो उनको मिलाकर 20वां प्रांत, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर 20वां प्रांत उसको बनाया गया। उस समय प्रांतों को ईरानी में सत्रापी बोलते थे या क्षत्रापी, तो 20वीं क्षत्रापी या क्षत्रपी इसको घोषित किया था। और ये जो प्रांत था ये बहुत उपजाऊ प्रांत था। आज भी ये जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल है। आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में ये जो प्रांत थे ये दे वर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स, और इसकी वजह से भारत में अन्न की कमी हो गई थी प्रारंभ में। तो देखिए ये सबसे उपजाऊ प्रांत था और कहा जाता है कि इस प्रांत से लगभग 360 टैलेंट एक करेंसी होती थी जिसको हम कह सकते हैं 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग की आय हुआ करती थी ईरान को। और एक हम ये कह सकते हैं कि एक अन्वेषक था जिसका नाम था स्काइलैक्स के नेतृत्व में डेरियस ने सिंध नदी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा जो है सिंध में भेजा था। और ये जो सेना थी इसने अनेक क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त की थी। तो सबसे पहले आपको डेरियस प्रथम के बारे में बताना है। अगर ईरानी आक्रमणों के बारे में पूछ लिया जाए तो उसने सिंध, गांधार और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखिए जब 486 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था जैकस डेरियस, ये अचमेनियाई साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। बैठते ही उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने का निर्णय कर लिया और हजारों संख्या में उसने
भारतीय सैनिक अपनी सेना में भर्ती किए। जैसे कि एक भारतीय इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि भारत से पैदल सैनिकों के अतिरिक्त घुड़सवार, रथ और सवारी घोड़े, रथ खींचने के लिए घोड़े और जंगली गधे, असंख्य कुत्ते जो है सेना में भर्ती किए गए थे। और उसने पंजाब, गांधार और सिंध पर अपना आधिपत्य बनाए रखा, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे। और कई बार उसने अभियान करके भारत में सेना जो है अपनी लड़ने के लिए भेजी थी। एशिया के अन्य देशों में भी उसको काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई और एक लंबे समय तक भारत के कुछ भागों पर जो ईरानी अधिकार था वो बना रहा। तो देखिए, जैकस डैरियस की मृत्यु के पश्चात बहुत से अचमेनियन शासक राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वो डैरियस प्रथम और जैकस डैरियस की भांति शक्तिशाली और योग्य नहीं थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे धीरे धीरे वो ईरानी साम्राज्य से स्वतंत्र होने लगे। और इसकी पुष्टि जो है एरियन ने की है, जो इतिहासकार था, एक सिकंदर के साथ में, यूनानी आक्रमणकारी के साथ में आया था। और उसने ये लिखा कि 331 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय डैरियस तृतीय नाम का राजा शासन करता था। मतलब वो डैरियस प्रथम तो आपने पढ़ा, उसके बाद उसका पुत्र आया जैकस डैरियस, फिर कोई डैरियस द्वितीय आया होगा, फिर डैरियस तृतीय। तो डैरियस तृतीय जो है सिकंदर के आक्रमण के समय शासन करता था। और उसके समय में अचमेनियन साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई और धीरे धीरे ईरानी साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। और इसी राजनीतिक उथल पुथल का लाभ उठाकर सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में ईरान पर आक्रमण कर दिया और अर्बेला के युद्ध में डैरियस तृतीय को हराकर ईरान पर अधिकार कर लिया। तो आप ये देखिए कि ईरानी जो अपना एक साम्राज्य चलाते आ रहे थे, भारत के कुछ भागों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, उसको सिकंदर ने पराजित किया। आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर ने, जो एक यूनानी आक्रमणकारी था, सिकंदर ने डैरियस तृतीय को पराजित करके अर्बेला के युद्ध में और ईरान पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। यानी ईरान पर अब यूनानी अधिकार हो गया। और डैरियस तृतीय ने इस युद्ध में सिकंदर के विरुद्ध भारतीय सेना का प्रयोग किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय सैनिक बहुत अधिक संख्या में भर्ती कर रखे थे। और अब जब डैरियस तृतीय हार गया तो इसका लाभ भारतीयों ने भी उठाया और उत्तर पश्चिम में जो उनके हाथ से खोए हुए राज्य थे उन्होंने उनको पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अचमेनियन वंश का जो शासन था उसका अंत हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब, गांधार, ठीक है, और सिंध का जो एरिया था ये सारा ईरानियंस ने अपने अंडर कर लिया था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया था, तो यूनानी आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि सबसे पहले आक्रमण हुआ था ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और जो वंश था जिसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय ईरान में, उसका नाम था अचमेनियाई वंश या अचमेनियन। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण किस प्रकार से हुए आज ये हमने पढ़ा है। कल जो हम टॉपिक लेंगे वो ईरानी आक्रमण के प्रभाव और फिर यूनानी आक्रमण का थोड़ा सा हम पार्ट उसमें जो है याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किताब की मैं फ़ोटो भेज देता हूँ, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपने किताब खरीद रखी है, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं पेज नंबर बता दूंगा, यूनिट बता दूंगा। यूनिट तो 3rd है, ठीक है। और आप कंटेंट्स में देख लेना, शुरू में जो चैप्टर्स दिए होते हैं ना उसमें लिखा होगा ईरानी, अचमेनियाई और मकदूनिया का आक्रमण। तो ये आपकी अभी मतलब अगर आप किताब ना भी खरीदें फिलहाल, वैसे तो खरीदनी है आपको सेकंड सेमेस्टर की, लेकिन फिलहाल आप कुछ दिन ना भी खरीदें तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की आपने किताब ली थी उसमें अभी ये टॉपिक चल रहे हैं। आगे जो टॉपिक आएंगे उसके लिए आपको सेकंड सेमेस्टर की किताब खरीदनी होगी। थैंक यू।